हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबको एक सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात से अवगत कराना चाहता हूं और वो ये है कि हमने अभी तुरंत रिसेंटली एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सीरीज स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सीरीज का फायदा क्या होगा, जरूरी है। आप क्यों आएंगे हमारे पास पढ़ने, क्यों आएंगे वीडियो को देखने। ठीक, कई सारे मसले हैं, कई सारे आपके मन में भी सवाल होंगे कि क्यों भाई हमें क्यों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसलिए आप सभी लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है वो आपको मिल जाता है यहाँ से। दूसरी चीज, इसी में से सवाल आपको कई आपके एग्जाम्स में मिल जाते हैं, ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट ये रहता है कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये ओवरऑल एक चैप्टर को कवर अप कर लेता है। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से कई सारे सवाल आपको मिल जाते हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। चौथी बात, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें दो अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेज हैं, यानी एमसीक्यू दो अलग अलग अप्रोच से बनाए गए। एक एमसीक्यूज का पैटर्न ये था जिसमें सिंगल करेक्ट आंसर था। अब दूसरा एमसीक्यूज ऐसा उसमें होता है जिसमें एक से ज्यादा आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं, तो ये भी आपको पता चल जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से कि आपको ओवरऑल एक चैप्टर का पूरा समरीज टाइप, अगर आपको पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है तभी आप जाके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। और उसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस है उनका जो अप्रोच है वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, प्योरली कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, तो इसलिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेनिफिशियल रहता है। ठीक, तो इसी रीजन से क्योंकि बहुत कम समय बचा है, 2024 में जो नीट का एग्जाम होने वाला है उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, एनटीए ने उसका डेट अनाउंस कर दिया है, इसलिए उस चीज़ को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज स्टार्ट किया। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी एक और अनाउंसमेंट ये है कि जो भी बच्चे 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बीच में पढ़ रहे हैं और उनका अपना एक ड्रीम है कि मेरे को इंजीनियर बनना है या मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को डिफेंस के सेक्टर में जाना है या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, और तो उन सभी बच्चों के लिए हमारे जीटा एकेडमी के अंदर फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन ये कोर्सेज आप लोगों को ऑफलाइन सेंटर पे बाहरी बच्चों के लिए मिलेंगे 2024 से 25 सेशन के लिए एंड फर्दर आगे के लिए। ठीक है, अभी केवल हम ही हैं अकेले जो आप लोगों को ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं, बाकी सारा इंतजाम धीरे धीरे हम कर रहे हैं उन सबके लिए भी, ताकि हम सभी लोग एक साथ इसी प्लेटफॉर्म पे आके यूट्यूब पर भी आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट दे पाए। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ने में आप लोग हमारा मदद करें, और आपके एक सब्सक्राइब से हमारा समझ रहे हो ना, एक कंट्रीब्यूशन है, स्मॉल कंट्रीब्यूशन। आपका एक छोटा छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक टीचर को प्रोत्साहित करता है। बस यही चाहिए कि आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखें और हम अपना कंट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के क्लास को हम लोग प्रोसीड करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज को फर्दर आगे की तरफ ले चलते हैं। और हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, इसके पीछे बस ये है कि आपके अंदर कितने भी तकलीफ, कितने भी गम क्यों न हो, सामने वाला पढ़ ही नहीं पाता। दूसरी चीज, कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई सामने वाला अननोन है जिसे आप बहुत कम जानते हो या जानते ही नहीं हो, नॉन पर्सन से कोशिश करनी चाहिए कि आप कम बात करो। कम बात करने से ये होता है, ज्यादा बात करने से आप डायरेक्टली ओपन हो जाते हो, एवरीथिंग सामने वाला आपके बारे में पूरा जान सकता है। और अगर आप कम बोलते हैं तो जब आप बोलेंगे नहीं तो सामने वाला जानेगा क्या, बात समझ रहे हो। यानी वैसा ही है कि किताब के जब 1-2 पन्ने अगर आपने पलटे तो आप पूरी किताब थोड़ी न जान गए। 1-2 पन्ने में पूरी किताब समाहित नहीं होती है। एक आइडिया जरूर आप लगा सकते हो, लेकिन वो आइडिया आपका गलत भी तो हो सकता है कि अंदर और भी बहुत सारी चीजें हों जो आप नहीं सोच सकते, है ना। तो बस उसी तरीके से ये होता है। अब चलते हैं बच्चों आगे, एमसीक्यू 2। अब जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज या सेकेंड एक्सरसाइज है एमसीक्यू 2, इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होते हैं। अब पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले सवाल में दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट करेक्ट। ठीक, देखो y बराबर a sin 2π/t लिखा है, ये करेक्ट है। आपने अगर बेसिक लेवल पे पढ़ा हो तो डायमेंशनली भी करेक्ट है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट है डायमेंशन एल, एम्पलीट्यूड है डायमेंशन एल, और साइन के बगल में ये जो वैल्यू लिखा होता है ये डायमेंशनलेस होता है। ये डायमेंशनलेस है क्योंकि 2π/t है,
ठीक है ना। तो जब सेम क्वांटिटी यानी कि L बाई एल अगर लिखा हो तो इसका डायमेंशन कट के 1 हो जाएगा, यानी डायमेंशनलेस बन गया, प्योर नंबर आ गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये डायमेंशनलेस टर्म है, तो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि साइन हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसके बगल में जो वैल्यू लिखा होता है ये बेसिकली होता है एंगल, और एंगल जो होते हैं बेटा ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। एंगल हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 2π/t/t जो है डायमेंशनलेस है। तो इस तरीके से ये सही है, हमको नॉट करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। अब y बराबर 1 तो ठीक है, साइन vt दे दिया। अब बेटा v और t वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का मतलब सेकेंड, तो ये तो कट गया, मीटर बच गया यार यूनिट, यानी कि ये डायमेंशनलेस नहीं है, ये डायमेंशनलेस नहीं है, इसमें डायमेंशन आ रहा है, जबकि साइन के बगल में जो गिवन वैल्यू दे वो एंगल होना चाहिए और एंगल में कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये गलत है। अब इसको चेक करते हैं a/t t/t। अब a/t t/t, भाई t मतलब क्या है, टाइम, सेकेंड, a क्या है, मीटर, एम्पलीट्यूड, तो सेकेंड अपॉन मीटर, मतलब देख रहे हो ये भी डायमेंशनलेस नहीं है, मतलब कि ये भी हमारा रिलेशन गलत लिखा हुआ है। इसमें a यहाँ 2πt/t करेक्ट है, क्योंकि यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, तो ये तो करेक्ट है। अब इसको चेक कर लें, इसका डायमेंशन y है तो l हो जाएगा, और ये एम्पलीट्यूड है तो l हो जाएगा, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। यानी यहाँ पर दो ऐसे ऑप्शन हैं जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा बी और सी, क्योंकि नॉट करेक्ट में बी और सी दोनों मैच कर रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि पी क्यू आर आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, which of the following combination can never be meaningful quantity। हम सभी लोग जानते हैं, जैसे आप p माइनस क्यू, पी क्यू माइनस आर, पी क्यू बाई आर, पी आर माइनस क्यू स्क्वायर बाई आर, पी आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी, ऐसा सब लिखा हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं कि अब जैसे v बराबर u प्लस या माइनस at लिखा है, तो इसका डायमेंशन और इसके डायमेंशन बराबर है, तभी ये ऐसा लिखा गया है। तो कोई भी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब वो मीनिंगफुल हो, ठीक है। अगर मीनिंगफुल नहीं होगा, यानी जब उनके डायमेंशन सेम नहीं होंगे, तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर बोला है कि पी क्यू आर जो है ये हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, तो पी को क्यू में से सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि पी में से क्यू को हम सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, तो ये मीनिंगफुल नहीं है। उसी तरीके से यहाँ आर प्लस क्यू है, तो ये भी मीनिंगफुल नहीं है। अब ये लिखा है कि पी क्यू माइनस आर, ये मीनिंगफुल है। जैसे कि फोर्स बराबर एम ए होता है, ठीक। अब मान लो हम F माइनस एम ए कर दे, भले हमारा रिजल्ट 0 आ जाए, क्या करना, लेकिन F में से एम ए को घटा सकते हैं। F अपना एक अलग मीनिंग रखता है, M अलग मीनिंग रखता है, A अलग मीनिंग रखता है, यानी कि ये वैसे ही हो गया पी क्यू आर टाइप। तो P में से या पी क्यू में से R को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एम ए में से भी F को माइनस कर सकते हैं, तो ये हमारा मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। उसी तरीके से ये भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट है कि दो डिफरेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पर मीनिंगफुल रिजल्ट मिल सकता है। दो डिफरेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके किसी तीसरे के स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करने पर भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ये मीनिंगफुल पॉसिबल नहीं है एज पर डायमेंशनल रूल। तो यहाँ सही आंसर हमारा क्या होगा, ए एंड ई, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। ये दिया है कि फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन विद एनर्जी E बराबर h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड द डायमेंशन ऑफ h आर सेम एज दैट ऑफ, कि जो h यानी प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन है किसके बराबर होगा। डायमेंशनल एनालिसिस में हमने 11th क्लास में पढ़ा रखा है आप लोगों को कि एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। क्या इसके अलावा भी और कोई क्वांटिटी है जिसके h का डायमेंशन बराबर होता है, तो एंगुलर इंपल्स के बराबर होता है। बहुत सारे बच्चे एंगुलर इंपल्स के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन लीनियर इंपल्स के बारे में जानते हैं, तो फॉर्मूला मैं आपको मदद कर देता हूं। बेटा लीनियर इंपल्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डेल्टा टी। इसी तरीके से एंगुलर इंपल्स का फार्मूला क्या होता है कि फोर्स की जगह टॉर्क इंटू डेल्टा टी। इससे जब डायमेंशन निकालोगे तो जो एंगुलर मोमेंटम L बराबर आई ओमेगा होता है इसके डायमेंशन के बराबर आएगा, लेकिन इसका डायमेंशन इसके बराबर नहीं आएगा, समझ लो। ये रिलेशन केवल बताया है मैंने। तो इन दो क्वांटिटी एंगुलर इंपल्स और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के बराबर आएगा, h के बराबर आएगा, बाकी किसी के बराबर नहीं आएगा। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर निकाल के दिखाओ ना h का। लो भाई, तो h का डायमेंशन क्या हो जाएगा, E बाई न्यू, ठीक। E बाई न्यू का मतलब हो गया E इंटू टी। कोई दिक्कत, आपने कहा बिल्कुल नहीं। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो ml स्क्वायर टी माइनस टू, तो इसका आ जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। इनको जब दोनों के डायमेंशन को सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। वैसे ही अब एंगुलर इंपल्स का निकालो टाउ इंटू डेल्टा टी से, तो टाउ का मतलब क्या हो गया, देखो निकाल लो भाई सीधा एंगुलर इंपल्स, ठीक है। इसको थीटा लिख दिया मैंने। टाउ का यूनिट होता है न्यूटन मीटर,
ठीक, और इसका यूनिट होता है सेकंड, तो न्यूटन मीटर सेकंड। न्यूटन मीटर सेकंड का मतलब ये एनर्जी बन गया जूल, यानी जूल सेकंड। भाई ये भी तो एनर्जी है यानी जूल है, और ये भी तो सेकंड है, तो इस जूल सेकंड का ये जूल सेकंड दोनों का बराबर आ जाएगा। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम एल की बात करें बेटा आई ओमेगा है, या एंगुलर मोमेंटम का एक और फार्मूला होता है MVR। क्या होता है? MVR। मास मतलब मास, ठीक, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी। इससे जब निकालोगे रख के सारा डायमेंशन तो इसका भी आ जाएगा। मास का मतलब m हो गया, वेलोसिटी का मतलब हो गया LT-1, ठीक, और r का मतलब अगेन l, तो l मिलके l² हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका सब सेम हो गया। तो समझ में आ गया कि इसका B और D इज द राइट आंसर। ऐसे ही आगे बढ़े, अगर इसमें लिखा है कि प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C आर टेकन एज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह ट्रीट करें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इन एडिशन, कि इनमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन एडिशन, समझो कि इनमें से कौन सा ऐड कर लिया जाए टू बी टेकन टू एक्सप्रेस लेंथ मास एंड टाइम। कि हमारे पास भाई देखो लेंथ को, मास को और टाइम को एक्सप्रेस करना है, ठीक, लेंथ को, मास को, टाइम को एक्सप्रेस करना है, और लेंथ को एक्सप्रेस करने में भी h और c आए, मास को एक्सप्रेस करने में भी h और c आए, टाइम को एक्सप्रेस करने में भी h और c तो आए ही आए। लेकिन बाकी इनमें से और कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो और आनी चाहिए जिससे कि हम प्रॉपर लेंथ को निकाल सकते हैं, मास को निकाल सकते हो, टाइम को निकाल सकते हो, कौन ऐसी क्वांटिटी आए? तो एक बड़ा अच्छा सा सवाल बन गया कि भैया अब कैसे क्या करें कि इनमें से कौन कौन सा हम ले ले जिससे हमारा निकल आएगा। ठीक, बात समझ आया कि नहीं आया? तो देखो जब हम एल भी डिफाइन करेंगे ना तो मास आ जाएगा। ठीक, अब मास देखो चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का हो, मैटर नहीं करता, तो एक मास का टर्म आ जाएगा। ठीक, दूसरा आप किस टर्म में नहीं, देखो चार्ज इसमें कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, लेकिन बी हमारा आ सकता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में भी मास का टर्म आ सकता है, लेकिन चार्ज एक डिफरेंट क्वांटिटी है, अलग टर्म में लेके चला जा रहा है ये। तो ये ए, बी और डी तो हमारे ऑप्शन में आ जाएंगे कि ये भी पॉसिबल है, मास तो पॉसिबल है। अब मास में दो ऑप्शन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का, तो मास मतलब मास की तरह ट्रीट करेंगे केवल, तो दोनों आ जाएंगे। और जी में भी मास आ जाता है तो मतलब ये भी इंक्लूड हो सकता है, लेकिन चार्ज हमारा इंक्लूड नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेंथ, मास और टाइम को डिफाइन करने के लिए जो और क्वांटिटीज हमारे चाहिए वो एक हमको मास चाहिए और एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि अगर ये तीन से भी हमारा डिफाइन हो जाएगा, किसी भी तीन से डिफाइन हो जाएगा। ठीक, एच सी एम से भी डिफाइन हो जाएगा, एच सी जी से भी डिफाइन हो जाएगा। ठीक, एच सी के अलावा अगर हम मास या जी ले लेंगे तब भी डिफाइन हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ भी एम और जी ले लेंगे तब भी डिफाइन हो जाएगा, लेकिन चार्ज से डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका सही जवाब ए, बी, डी। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस प्रेशर। ठीक है ना, कि इनमें से प्रेशर को कौन एक्सप्रेस कर रहा है। अब प्रेशर के रिगार्डिंग बेटा हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हो प्रेशर के रिगार्डिंग कि प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। बहुत बढ़िया, ये तो हमारा हो गया। क्या इसके अलावा और इनमें से कोई पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है बेटा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ना यकीन हो चेक करके देख लो। देखो भाई प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, एनर्जी, और यहाँ पर दूसरा प्रेशर बराबर हमने कहा कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। एनर्जी का मतलब क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ले लो डिस्प्लेसमेंट। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ध्यान देना। इस वॉल्यूम को हम एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट भी तो लिख सकते हैं, इसे भी वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी एरिया इंटू लेंथ भी तो लिख सकते हैं। इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर, मीटर मीटर कट गया, ये बचा, यानी कि सेम डायमेंशन देगा। ठीक, तो जब डायमेंशन सेम होगा मतलब सेम रिप्रेजेंट भी हो सकते हैं। तो ये दो ऐसे हैं जो हमारे प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी ये दो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर? ऐसे ही बेटा बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया 18 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। इनमें से ऐसा कौन है जो टाइम का यूनिट नहीं है? इनमें से ऐसा कौन है जो यूनिट का, टाइम का यूनिट नहीं है? ठीक, तो देखो बेटा सेकेंड टाइम का यूनिट होता है, पार्सेक डिस्टेंस का होता है, लाइट ईयर डिस्टेंस का होता है, और सेकेंड और ईयर ये दोनों टाइम के होते हैं। तो यहाँ पर भी हमको आंसर मिल गया बी और डी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जाम में मिल जाते हैं। जहाँ पे आपको जनरल साइंस पूछा जाता है वहाँ भी ऐसे सवाल मिल जाते हैं, एनडीए सीडीएस में ऐसा सवाल मिल जाता है। ठीक, ऐसे सवाल समटाइम्स नीट वगैरह में मिल जाते हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो आई होप कि जो हमने बताए 8 क्वेश्चन बताए सेकेंड एक्सरसाइज के, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।
ठीक है बच्चों। तो इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम आपको बताएंगे अलग से। अभी हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में केवल आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे और उसके बाद वो वाले सीरीज भी शुरू करेंगे जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो उसकी भी अपनी एक पैरेलल में एक और सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और करेंगे भी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पे प्यार दिखाएं, तब तक के लिए आप लोग एकदम प्यार स्नेह बना के रखेंगे, हम भी आप लोगों के साथ प्यार स्नेह बना के रखेंगे, कंटिन्यू अपने वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग इसका फायदा उठाइए, अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करिए। कॉन्सेप्ट अगर ना आ रहा हो समझ में, कहीं पर कोई भी चीज़ अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए अपनी समस्याएं, उस समस्याओं का समाधान हम पूर्ण रूप से करेंगे। और नंबर भी मेंशन है स्क्रीन पर आपके सामने 7007670037, इस नंबर पे भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।